डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टॉपर्स का हैंड रिटन आंसर्स का वीडियो बना रहा था। दो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका है। पहला वीडियो में हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया था और दूसरा वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा वीडियो, टॉपर्स स्टूडेंट्स का हैंड रिटन नोट्स का तीसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अगर हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जितना जल्दी आप लोग हमारा वीडियो को मोनेटाइज कराइएगा उतना जल्दी हम आप लोगों का लाइव क्लास लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में पहला प्रश्न हमारा क्या है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सेक्शन डी में, है ना। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है, How did the ideology of liberalism affect the Europe in early 19th century? Explain. ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो टॉपर्स ने आंसर दिया है वो पहला का आंसर दिया है, ये वाला क्वेश्चन का, है ना। दूसरा का आंसर नहीं दिया, पहला क्वेश्चन का ही आंसर दिया। आप दूसरा का भी दे सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। चलिए तो देखिए क्या कहता है, आंसर में लिखा है, जो ध्यान से देखिएगा, द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अलाइड विथ नेशनलिज्म इन द फॉलोइंग वेज। जो आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म का वो किस प्रकार से अलाइड है नेशनलिज्म के साथ, वो आपको बताया है कि ये फॉलोइंग वेज में अलाइड है ना नेशनलिज्म के साथ लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी। क्या कहता है, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, ये आपका फ्रीडम के लिए, लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब कोई एक समान है, इस चीज को बताता है। इक्वालिटी लाता है, कानून के सामने सब लोग एक समान है। दूसरा पॉइंट लिखा है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखा है, इट एम्फसाइज्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये क्या चीज पर जोर देता है, कंसेप्ट, है ना, ये जोर देता है गवर्नमेंट के कंसेप्ट पे, बाय कंसेंट मतलब सबकी सहमति से। तीसरा पॉइंट कहता है, इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज। और ये तीसरा पॉइंट में लिखा है कि लिबरलिज्म जब होगा तो जो ऑटोक्रेसी मतलब जो तानाशाही शासन था, राजतंत्र था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको खत्म कर देता है। अब यहाँ जिसको जनता चुनेगी वो सरकार बनाएगा और वो रूल करेगा, और अगर जनता को गलत लगेगा तो अगला चुनाव में उसको हरा भी सकता है और दूसरे व्यक्ति को जो है सो ला करके सीट पे बैठा सकता है। चलिए, है ना। और तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देख लिए थे, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट कहता है, इट बिलीव्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। इसमें क्या बिलीव किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव किया जाता है, एक संविधान होता है लिबरलिज्म वाला आइडियोलॉजी में, और रिप्रेजेंटेटिव्स लोग जो होते हैं गवर्नमेंट के, है ना, वही लोग फिर जो है सो शासन करते हैं पार्लियामेंट के माध्यम से। चलिए और आगे फिर कहता है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है वो भी देखिए, द कमिंग ऑफ द रेलवेज, है ना, द कमिंग ऑफ द रेलवेज फर्दर लाइक्ड harnessing economic interest to national unification as it helped stimulate mobility। ये पांचवा पॉइंट है। कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स में आंसर दिया है। ये टॉपर्स स्टूडेंट्स का है। किसका आंसर है स्टूडेंट्स, ये टॉपर्स स्टूडेंट्स का हैंड रिटन आंसर है। आप भी इसी तरह से अपना आंसर लिखिएगा तो आप भी टॉप करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है वो देखिए, हाउ इज एनर्जी अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी कैसे जो है सो बेसिक रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, है ना।
क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एनर्जी किस प्रकार से बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा प्रश्न है हाउ आर कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। तो जो टॉपर्स है वही इसमें दूसरा का आंसर दिया है, इसका आंसर दिया है एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट, पहला का ही आंसर दिया है, फर्स्ट का ही आंसर दे दिया है ना, फर्स्ट का ही ए का ही आंसर दे दिया, बी वाला का भी आंसर दे सकते हैं। तो क्या लिखा है देखिए एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। कैसे है वो बताया है, एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी नीड द इनपुट ऑफ एनर्जी। कोई भी सेक्टर है नेशनल इकोनॉमी का वो सबको एनर्जी की जरूरत पड़ता है, इनपुट है ना, उसको चलाने के लिए उसको जो है सो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट दिया है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट यहाँ टॉपर्स लिखा है एनर्जी इज a necessity for economic progress, agriculture, industrial, transportation, commercial and residential sectors require energy inputs। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स एनर्जी इज नेसेसिटी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल सेक्टर्स रिक्वायर एनर्जी इनपुट्स। ये सब सेक्टर में एनर्जी के बारे में कह रहा है कि जरूरी है, कहाँ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, इंडस्ट्रियल के लिए जरूरी है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल सेक्टर्स में भी एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो ये सब चीज में एनर्जी इनपुट्स की जरूरत पड़ती है ना, मतलब एनर्जी के बगैर ये सब चीज को आप नहीं चला सकते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स लॉन्च्ड सिंस इंडिपेंडेंस हैव नेसेसिटेड ग्रोइंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कीप देम रनिंग, है ना। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स जब से लॉन्च हुआ है, प्लान्स लॉन्च सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स लॉन्च हुआ है, उस समय से जो है सो अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उसको जो है सो कंटिन्यूअसली जो है सो इंक्रीज किया जा रहा है ना, ग्रो किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट कहता है एज अ रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग अक्रॉस द कंट्री। इन दिस कंटेक्स्ट there is an urgent need to design a sustainable energy development path। अब क्या कहता है रिजल्ट क्या है इसका, एज ए रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसका कंजम्पशन एकदम बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे एकदम लगातार बढ़ रहा है ना। पूरा देश में जो है सो एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ रहा है। और इस कंटेक्स्ट से क्या होता है, बहुत ही अर्जेंट डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ का, है ना। सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट पाथ को क्या करने की जरूरत पड़ती है, उसको जो है सो डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है। सस्टेनेबल एनर्जी होना चाहिए। सस्टेनेबल मतलब जिसको आज हम यूज कर रहे हैं और भविष्य में हमारे आने वाले जनरेशन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना। चलिए ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। छठा है द ट्विन पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी आर द प्रमोशंस ऑफ एनर्जी सेविंग एंड द ग्रेटर यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। क्या कहता है द ट्विन पिलर्स, जो ट्विन मतलब जुड़वा पिलर जो है सस्टेनेबल एनर्जी का, वो क्या है, प्रमोशन होना चाहिए एनर्जी का, सेविंग्स भी प्रमोशन होना चाहिए ऑफ एनर्जी सेविंग का, और ग्रेटर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक तो आपको एनर्जी को बचाना भी है और दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्स को ज्यादा यूज करना है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है उसका यूज ज्यादा करना है, नॉन रिन्यूएबल का कम करना है, इसलिए कि नॉन रिन्यूएबल जो है सो लिमिटेड मात्रा में, वो खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा, और रिन्यूएबल को आप कीजिएगा तो खत्म भी होगा तो फिर पुनः जनरेट होगा। जैसे आप सूर्य से रोशनी लेते हैं, आज लिए तो कल फिर आपको मिलेगा, लेकिन कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा आपको कोयला प्राप्त नहीं होगी, इसलिए उसको कम यूज करना चाहिए और रिन्यूएबल रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। तो ये कहता है आपका छठा पॉइंट में। अब सातवां पॉइंट कहता है राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन द फ्यूचर। अब जो प्राइस बढ़ रहा है किसका, तेल का, गैस का, सब चीज का दाम बढ़ रहा है, उससे क्या है ना, और जो उसका पोटेंशियल शॉर्टेज हो रहा है उसके वजह से अनसर्टेनिटीज उत्पन्न हो रही है ना। कहाँ, अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन द फ्यूचर। भविष्य में एनर्जी सप्लाई होने का बहुत कम संभावना बच जा रहा है, बहुत ही जो है सो क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटीज उत्पन्न हो रही है। ये हो गया आपका सातवां पॉइंट।
8वां पॉइंट कहता है इंडिया इज हाउ वन ऑफ द लिस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब कहता है भारत भी जो है सो, भारत में भी एनर्जी जो है सो बहुत कम है, विश्व में भारत का भी स्थान एनर्जी के मामले में बहुत ही नीचे है। ये हो गया 8वां पॉइंट। तो ये 8 पॉइंट्स टॉपर्स का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये टॉपर्स का लिखा हुआ है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए और इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। और या तो फिर दोनों में से कोई लिखना है, हाउ डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजंस, एक्सप्लेन। तो यहाँ जो लड़का दिया है वो आपका दूसरा का आंसर दे दिया है, डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजंस, इसका आंसर दिया है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा है, टॉपर्स का लिखा हुआ आंसर आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से इसको क्या कहता है ना, इसका आंसर देखिए ध्यान से, ये टॉपर्स का लिखा हुआ आंसर है, टॉपर्स का लिखा हुआ आंसर है। कोई भी आंसर हम अपना से आपको नहीं दे रहे, ये सब टॉपर्स का लिखा हुआ हैंड रिटन आंसर है ना। इस सब आंसर्स आप लोग ध्यान से देखिए और इसी प्रकार से आप आंसर्स लिखिए, आप भी टॉप करेंगे। चलिए तो इसका दूसरा का आंसर दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखा है, डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजंस। कैसे? डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स वेरियस सोशल डिविजन्स, डेमोक्रेसी क्या करता है, एकोमोडेट्स करता है वेरियस सोशल डिविजन्स को। दूसरा पॉइंट दिया है, डेमोक्रेसी रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव एंड वायलेंट, जो वायलेंट का जो संभावना होता है, एक्सप्लोसिव का जो संभावना होता है उसको कम करता है, उस सब टेंशन को कम करता है। जहां प्रजातंत्र रहेगा वहां हिंसा कम होगी, है ना, वहां पे किसी भी प्रकार का ज्यादा कोई ज्यादा अपना मन से जो मर्जी सो सरकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको डर है, जनता के प्रति उसको जवाबदेही भी होती है। चलिए अब तीसरा पॉइंट कहता है, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इज अ प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। ये तीसरा पॉइंट हो गया, इसमें एबिलिटी होता है हैंडल करने का अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोगों को, और उनके बीच के विवाद अगर कुछ हो रहा है, कुछ लोगों के बीच में मतभेद है, तो उसको जो है सो हैंडल करने का एबिलिटी होता है डेमोक्रेसी में, है ना। अगला पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट है, डेमोक्रेसी डेवलप्स प्रोसीजर टू कंडक्ट हेल्दी कॉम्पिटिशंस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। अब हेल्दी कॉम्पिटिशंस भी, अगर डेमोक्रेसी रहेगा तो लोगों में कंपटीशन भी होगा, सबको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके, अपना बेस्ट देने का कोशिश करेगा, है ना। ये हो गया आपका छठा पॉइंट। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कहता है, डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट्स डिफरेंसेस एंड प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू रिसॉल्व देम, है ना। पांचवा पॉइंट कहता है, डेमोक्रेसी क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है डिफरेंसेस को और प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म, किसके, टू रिसॉल्व देम, उन लोग को रिसॉल्व करने के लिए। छठा पॉइंट कहता है, डेमोक्रेसी ऑलवेज अकोमोडेट्स माइनॉरिटी व्यू। अब डेमोक्रेसी हमेशा माइनॉरिटी को भी देख करके चलता है, ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी का लोग जो है सो माइनॉरिटी के ऊपर शोषण करे, ये नहीं होने देगा, है ना। तो माइनॉरिटी ग्रुप को भी देख करके, माइनॉरिटी ग्रुप को नजर में रखते हुए हमेशा डेमोक्रेसी में काम किया जाता है। और सातवां पॉइंट कहता है, एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, और कोई अदर रिलेवेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं, वही कह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, अब हम लोग 33 की ओर चलते हैं। 33 क्वेश्चन कहता है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। या दूसरा क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जो आपका टॉपर है वो किसका आंसर दिया है, देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन डिफरेंट कंट्रीज बिकम मोर कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक पीसेस ऑफ अ पजल फिटिंग टुगेदर, है ना। देखिए आंसर्स में क्या लिखा है टॉपर्स ने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो सेकंड का आंसर्स लिखा है इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला में, देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, ट्रेड, ये सब सजा के लिखा है, कितना बढ़िया से लिखा है। पहला ट्रेड से रिलेटेड किया है, दूसरा ट्रैवल से, तीसरा कम्युनिकेशन से। पहला ट्रेड से रिलेटेड कर दिया है, दूसरा किया है कम्युनिकेशन से, ट्रैवल से, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा इन्वेस्टमेंट और पांचवा
कल्चरल एक्सचेंज। ये 5 पॉइंट्स में आंसर्स दिया है ये टॉपर्स ने। टॉपर्स का आंसर्स है जो 5 पॉइंट्स में दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए पहला पॉइंट क्या कहता है वो देखिए। पहला पॉइंट है आपका ट्रेड के बारे में। ट्रेड से रिलेटेड आंसर दिया है। किससे रिलेटेड? ट्रेड से रिलेटेड आंसर दिया है स्टूडेंट्स। तो पहला पॉइंट है ट्रेड। One of big parts of globalization is trade. Countries buy and sell stuff to each other more than even before. For example, your phone might be made in one country, but the parts could come from several others. पहला पॉइंट व्यापार से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। इसमें कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन में जो है सो वन ऑफ बिग पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा पार्ट है वो है ट्रेड। और कोई भी कंट्रीज में जो हम लोग प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट चाहे मोबाइल लीजिए, से कोई भी प्रोडक्ट्स लीजिए, आप जो मोबाइल यूज करते हैं वो उसका जो मोबाइल मान लीजिए चाइना का मोबाइल है तो जरूरी नहीं है कि उसका सारा पार्ट चाइना में ही बनता हो, पार्ट्स कहीं और बनता हो और मोबाइल कहीं और बनता हो। तो ये कह रहा है ग्लोबलाइजेशन में कि कोई भी एग्जांपल में दिया है कि आप फोन जो यूज करते हैं वो हो सकता है किसी अन्य कंट्री में बना हो, उसका प्रोडक्ट्स कहीं और से आता हो, है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन में बता रहा है। दूसरा पॉइंट बता रहा है ट्रेवल। ट्रेवल मैंने यात्रा में। ग्लोबलाइजेशन मेक्स इट्स इजियर फॉर पीपल टू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, लोगों को ट्रेवल करने में सुविधा हो जाती है। एक देश से दूसरे देश में आप आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन जो है सो ट्रेवल को इजी बनाता है एक देश से दूसरे देश में जाने में। यू कैन हॉप ऑन अ प्लेन एंड फ्लाई टू ऑलमोस्ट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आप भारत में प्लेन बैठ करके दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, है ना। ये क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। This leads to more cultural exchange and opportunities for learning from different places. अब इससे क्या होता है, आप मान लीजिए यहाँ से अमेरिका चल गए तो अमेरिका का कल्चर सीखिएगा, वहाँ का भी वेशभूषा सीख लीजिएगा। अमेरिका का आदमी इंडिया आएगा तो यहाँ का भी वेशभूषा सीख लेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, अपॉर्चुनिटीज भी है। मान लीजिए हमको यहाँ मिल रहा है किसी काम में कम पैसा, अमेरिका में ज्यादा मिलेगा तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम अमेरिका में भी जाके काम कर सकते हैं, है ना। तो ये ट्रेवल के बारे में हो गया ये कि अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास कल्चरल एक्सचेंज करने का अपॉर्चुनिटी है, जॉब वगैरह भी करने का अपॉर्चुनिटी है ना। या फिर ये आपका ट्रेवल को इजी बनाता है, ये कह रहा है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या कहता है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी वी कैन टॉक टू समवन on the other side of the world in seconds. Emails, video calls and social media help us to connect with people from different countries and cultures. तीसरा में कहता है कम्युनिकेशन को लेकर के कि टेक्नोलॉजी को धन्यवाद दे रहा है। मोबाइल फोन वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, ईमेल्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को धन्यवाद दे रहा है कि आप घर बैठे बैठे जो है सो अमेरिका के आदमी से बात कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड के आदमी से बात कर सकते हैं। मतलब दुनिया के कहीं के आदमी को आप फोन में बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ये सब क्यों, कैसे पॉसिबल हुआ? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल है ना। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन का महत्व बता दिया। अब चौथा पॉइंट बता रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या बता रहा है वो देखिए। इन्वेस्टमेंट, कंपनीज फ्रॉम वन कंट्री माइट इन्वेस्ट मनी इन अदर कंट्री टू बिल्ड फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। एक कंपनी जो है सो एक देश से दूसरे देश में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है अपना फैक्ट्री बैठाने के लिए, कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए। क्यों? ग्लोबलाइजेशन है ना। दिस क्रिएट्स जॉब्स एंड बूस्ट इकोनॉमीज इन बोथ प्लेसेस। अब इससे क्या होगा, दोनों जगह में जो है सो दोनों जगह की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जॉब मिलेगा। मान लीजिए इंडिया की कंपनी जापान में जाके बैठा तो जापान के लोगों को भी जॉब मिलेगा, यहाँ से भी लोग जाकर के जॉब कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, वहाँ का भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, यहाँ का भी बढ़ेगा, है ना। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए दिया है, अ कार कंपनी माइट इन्वेस्ट इन फैक्ट्री ओवरसीज टू रीच न्यू मार्केट्स। अब एक कार का कंपनी जो है सो कहीं ओवरसीज मतलब अन्य देश में जाकर के अपना फैक्ट्री बैठा सकता है। मान लीजिए कोई चाइना का कंपनी है, चाहे तो इंडिया का ही कोई कार का फैक्ट्री है तो जाके कहीं और देश में भी बैठ अपना सेटअप कर सकता है अपना कंपनी को, अपना फैक्ट्री को इनकम के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट्स। अब पांचवा पॉइंट्स देखिए, इसमें टोटल आपका 5 ही पॉइंट्स टॉपर्स ने दिया है। पांचवा पॉइंट्स में क्या कहता है,
देखिए कल्चरल एक्सचेंज, आपका कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, इट इज ऑल्सो अबाउट शेयरिंग आइडियाज, म्यूजिक, मूवीज एंड फूड। यू कैन एंजॉय सुशी इन न्यूयॉर्क सिटी और लिसन टू के-पॉप इन साउथ अमेरिका, ऑल थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन। कहता है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ बिजनेस के लिए पर्पस से अच्छा नहीं है, सिर्फ बिजनेस पर्पस को ही नहीं बढ़ाता है, बिजनेस पर्पस को ही ग्लोबल लेवल पे नहीं ले जाता है। ये आपको आइडियाज को, अपने विचार को, म्यूजिक को, मूवीज को भी एक देश से दूसरे देश में आप शेयर कर सकते हैं। वहां का भोजन भी शेयर कर सकते हैं, एक देश का भोजन दूसरे देश में शेयर किया जा सकता है। जैसे आपका कह रहा है कि यू कैन एंजॉय सुशी इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में सुशी को आप, वहां का एक है आपका, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। सुशी न्यूयॉर्क सिटी में है, वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप के-पॉप को सुन सकते हैं, साउथ अफ्रीका में के-पॉप को सुन सकते हैं। तो ये सब कह रहा है कि इस सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं ग्लोबलाइजेशन को। सो ग्लोबलाइजेशन इज लाइक द वर्ल्ड बिकमिंग स्मॉलर एंड मोर कनेक्टेड कंट्रीज वर्क together, trade with each other and share ideas and cultures more easily than ever before। ग्लोबलाइजेशन के बारे में सब कह रहा है कि जो पहले संभव नहीं था, मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में आपको बात करना था, तो जब नहीं था सुविधा तो क्या करता था, बहुत दिक्कत होता था, है ना। ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, स्मॉलर, है ना। ग्लोबलाइजेशन इज लाइक द वर्ल्ड बिकमिंग स्मॉलर। ग्लोबलाइजेशन से ऐसा लगता है कि दुनिया एकदम छोटा हो गया है, क्योंकि आप घर बैठे बैठे बात कर लिए तो आपको लगेगा कि तो एकदम बहुत आसान चीज है, लेकिन दुनिया तो वास्तव में बहुत बड़ी है ना। तो इस प्रकार से टॉपर्स का आंसर था, है ना। हम आपको डी नंबर कंप्लीट कर दिए हैं स्टूडेंट्स, डी नंबर हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग ई नंबर की ओर। सेक्शन ई में देखिए क्या कहता है, केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ये एक केस दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ करके इसी के आधार पर यहाँ पे आंसर देना है। ये जो दिया हुआ है पैराग्राफ, इसी से आपको क्वेश्चन बनाया गया है और यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहता है सेक्शन ई में। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दिस इज हाउ, क्या कहता है, दिस इज हाउ मर्सियर डिस्क्राइब्स द इंपैक्ट ऑफ द प्रिंटेड वर्ड एंड द पावर ऑफ रीडिंग इन वन ऑफ हिज बुक्स। पहले पढ़ लीजिए इसको आप लोग, है ना। Anyone who had seen me reading would have compared me to a man dying of thirst who was gulping down some fresh pure water. Lighting my lamp with extraordinary caution, I threw myself hungrily into the reading, and is an easy eloquence, effortless and animated, carried me from one page to the next without my noticing it. A clock struck of the hours in the silence of the shadows, and I heard nothing. My lamp began to run out of oil and produced only a pale light, but still I read on. I could not even take out time to raise the wick for fear of interrupting my pleasure. How those new ideas rushed into my brain, how many intelligence adopted them। ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी से क्वेश्चन पूछ दिया, how does the passage reflect immersive nature of reading Mercier। ये पहला क्वेश्चन पूछ दिया स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर देखिए टॉपर्स ने कैसे कैसे दिया है, इसी प्रकार से आप भी प्रयास कीजिएगा आंसर्स लिखने का। कहता है ना कि पहला में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट डाज द पैसेज रिफ्लेक्ट, किस प्रकार से पैसेज जो है सो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंप्रेसिव नेचर को, है ना, इंप्रेसिव नेचर ऑफ रीडिंग। मर्सियर के इंप्रेसिव नेचर ऑफ रीडिंग को किस प्रकार से रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही पूछ रहा है। तो यहाँ टॉपर्स ने क्या आंसर दिया है, ध्यान से देखिए। कहता है ही लाइटेड द लैंप एंड स्टार्टेड रीडिंग पेज टू पेज। वो लैंप को जलाया, लैंप को जलाया और पढ़ना शुरू किया, एक पेज के बाद दूसरा पेज, है ना, विदाउट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ टाइम, बिना टाइम का ट्रैक रखे, बिना टाइम को ट्रैक किए, है ना। द क्लॉक वेंट ऑन टिकिंग इन स्पाइट ऑफ द ऑयल बीइंग run out in the lamp, he kept on reading
he did not want to interrupt his pleasure of reading. अब कहता है कि उसका घड़ी में घंटी बज रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लैंप का तेल खत्म हो गया, लैंप में तेल खत्म हो गया, वो खत्म हो गया लैंप का तेल, और वो जो है सो क्या हो गया, बुझ जाता है। उसके बावजूद भी वो पढ़ना अपना चालू रखता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका पढ़ाई में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो, इंटरप्ट हो, है ना, पढ़ाई के प्लीजर में। उसके बाद और नीचे कहता है, देखिए, मार्सियल डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ वर्चुअल, ये पहला का आंसर यही है स्टूडेंट्स, पहला नंबर का ये आंसर हो गया। पहला का आंसर देख लिए कैसे दिया है टॉपर्स ने। अब दूसरा क्वेश्चन करता है, व्हाई डिड मार्सियल डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ वर्चुअल राइटर। अब दूसरा का आंसर देखिए, यहाँ नीचे दिया हुआ है। दूसरा का मार्सियल ने क्यों अपने आप को वर्चुअल राइटर्स कहा था, तो उसका भी आंसर दे दिया है। पहला का आंसर आपने देख लिया, दूसरा का भी आंसर आप देख लीजिए, फिर तीसरा का भी देख लीजिए। सारा आंसर हम आपको करा दे रहे हैं। पहला का आंसर आपने देख लिया, ये दूसरा कहता है, मार्सियल डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ वर्चुअल राइटर बिकॉज़ ही फेल्ट दैट हिज ट्रू वोकेशन ले इन राइटिंग। वो अपने आप को क्यों बोलता है वर्चुअल राइटर? क्योंकि उसे ये महसूस किया कि उसका जो ट्रू वोकेशन है वो राइटिंग में है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैड नॉट yet written anything substantial। ये दूसरा का आंसर कह रहा है, दूसरा नंबर का आंसर दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखे थे उसका आंसर से, है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला में क्या कहता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, हाँ, सेकंड का आंसर देखिए। मार्सियल ने क्यों डिस्क्राइब किया अपने आप को वर्चुअल राइटर्स? क्योंकि, है ना, देखिए, बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज ट्रू वोकेशन ले इन राइटिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैड नॉट येट रिटन एनीथिंग सब्सटेंशियल। ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। तीसरा का आंसर भी लिखा है उसी प्रकार से, ब्रॉड रीडिंग ऑफ रिस्पेक्टिव्स थ्रू रीडिंग मार्सियल encountered a diverse range of ideas, perspectives and viewpoints that explain his intellectual horizons. He engaged with a variety of topics, genres and authors, gaining insights into different cultures, historical periods and philosophical school of thought. This exposure to diverse perspectives broadened Martial's understanding of the world, enabling him to critically evaluate and analyze complex concepts and issue from multiple angles। ये आपका लिखा है वो आंसर तीसरा नंबर का। फिर पहला पॉइंट लिखा है, तीसरा में 3 पॉइंट दिया है, ये है ना, आप लोग देख सकते हैं, 2 ही पॉइंट दिया है। चलिए, दूसरा में डेवलपमेंट के बारे में लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, रीडिंग फास्टर्ड Martial's development of critical thinking skills by challenging him to question assumption, evaluate evidence and formulate reasoned judgments. As he encountered new concepts, theories and arguments in the books, Martial learned to analyze and interpret information critically, discerning between fact and opinion, identifying logical fallacies and synthesizing disparate ideas into coherent, है ना। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये ई नंबर का क्वेश्चन है, आंसर्स है। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस ई नंबर का है, आंसर्स सब आप लोग देखिए, टॉपर्स का आंसर्स लिखा हुआ है सब। इसी प्रकार से आप लोग भी लिखिएगा, है ना। और उसके बाद जो है सो ई नंबर के बाद आपका ये भी एक आपका पैसेज दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आंसर्स किया हुआ है, सब देखते जाइए आप लोग,
है ना, मेंशन इन टू एसेंशियल आइटम दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ फैमिली इमरजेंसी किट। क्या क्या फैमिली इमरजेंसी किट में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं वो भी दिया है। एक फैमिली इमरजेंसी किट में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, पोर्टेबल रेडियो, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, स्पेयर, बैटरीज, फर्स्ट एड बॉक्स अलॉन्ग विथ एसेंशियल मेडिसिन्स। फर्स्ट एड बॉक्स का भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ जरूरी दवाएं रख करके। ओआरएस घोल का आप यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का आइटम्स का यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब आप यूज कर सकते हैं, है ना। फिर दूसरा का भी आंसर दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई आर द आइटम्स ऑफ फैमिली इमरजेंसी किट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फ्लड सिचुएशन। फ्लड सिचुएशन के दरमियान में फैमिली इमरजेंसी किट क्यों जरूरी है, तो उसका भी आंसर देखिए लिखा है, इमरजेंसी किट्स क्यों जरूरी है सब लिखा हुआ है। टॉपर्स का आंसर आप लोग देख सकते हैं, देखते जाइए। उसके बाद फिर हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताएंगे 8 नंबर। तो देखिए ये हो गया ई नंबर का। फिर 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरह से आपको हैंड रिटन आंसर से देख लीजिए आप लोग ध्यान से, है ना। मेंशन इन टू एसेंशियल आइटम दैट शुड बी इंक्लूडेड इन फैमिली इमरजेंसी किट, ये तो अभी आपको हम बता ही रहे थे, है ना। उसके बाद दूसरा में कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई आर आइटम्स ऑफ फैमिली इमरजेंसी किट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फ्लड सिचुएशन। फ्लड सिचुएशन के दरमियान क्यों फैमिली किट्स जो है सो इमरजेंसी किट्स जरूरी होता है, तो उसका भी आंसर्स लिखा है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि फिर से हम आप लोग को कुछ और नया टॉपिक्स बता पाएंगे। तो ये सब देख लीजिए, टॉपर्स का हैंड रिटन आंसर्स है, इसी प्रकार से आप लोग भी लिखिएगा, है ना। इसी प्रकार से आप लोगों को भी आंसर्स लिखना है। उसके बाद एक एफ नंबर क्वेश्चंस आता है। एफ नंबर में आप लोग को, एफ नंबर क्वेश्चंस में मैप वाला क्वेश्चंस आता है, उसके बारे में थोड़ा हम आप लोग को डिस्कस कर देते हैं। एफ नंबर क्वेश्चंस देखिए, इसमें कहता है मैप वाला ये 5 नंबर का रहता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। मैप वाला हम आपको करवा दे रहे हैं। हीराकुंड डैम के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। 3 नंबर का मैप्स आपका है और 2 नंबर का मैप्स है। 3 नंबर का आपका आता है आपका ज्योग्राफी से, और 2 नंबर का आता है हिस्ट्री से, है ना। तो देखिए 2 नंबर का हिस्ट्री में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन जो बताया है, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ नमक कानून को कहाँ तोड़ा थे, तो दांडी में तोड़े थे, इसलिए उसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, सॉल्ट मार्च को, ठीक है। सॉल्ट मार्च को दांडी मार्च भी कहा जाता है। दांडी कहाँ पे है, गुजरात में है। तो देखिए कहाँ पे है, पहला क्वेश्चन का हो जाएगा गुजरात में आपका दांडी प्लेस, ये है पहला का, यहाँ आप लोग लगा लीजिएगा, है ना। ये आपका दांडी है, दांडी गुजरात में, ठीक है। दांडी है कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात में दांडी ये वाला है पहला का, कहाँ पे सॉल्ट मार्च को तोड़े थे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा में देखिए क्या कहता है, इसमें दूसरा में कहता है द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। 1927 में कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास में। अब मद्रास में चले आइए, देखिए यहाँ पे मद्रास वाला है, ये है मद्रास वाला, यहाँ ये हो जाएगा दूसरा का आंसर, दूसरा का हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर ज्योग्राफी में आप आ जाइए। ज्योग्राफी में 3 ठो है मैप्स वाला। हीराकुंड डैम जान रहे हैं आप लोग, उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, उड़ीसा में है। देखिए यहाँ पे है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम है यहाँ पे आपका, ये है हीराकुंड डैम। देखिए कहाँ पे है हीराकुंड डैम आपका, यहाँ पे है, ये है आपका हीराकुंड डैम, है ना। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में। उसके बाद दूसरा कहता है मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखिए कहाँ पे है, मुंबई, मुंबई में आ जाइए। और फिर है आपका राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नराउ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखिए नराउ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में है ना। उसके बाद आपका ये आपका राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है ना, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका हम मैप वाला भी बता दिए। तो स्टूडेंट्स आज का हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हैंड रिटन आंसर था, और इसमें हम समय नहीं गंवाते हुए जल्दी से हम आप लोगों को कंप्लीट कराने का कोशिश किए।
अब हम आप लोग को माइंड मैप्स का क्वेश्चन देंगे, एकदम शॉर्ट में जो है सो सारे चैप्टर्स को आपको माइंड में बैठाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अब समय हमारे पास बहुत कम है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, है ना। अब अगला हम जो वीडियो लाएंगे वो माइंड मैप्स वाला वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हम ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हम आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर और कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।